होगा जो करेगा वो मुस्लिम ही करेगा, अदर लोग नहीं करेगा। यही तो बताए। सिख के लिए जब होगा वो आगे चलकर 1919 में, अभी मुस्लिम का यहाँ पे बात की गई है, आगे चलकर 1919 में सिखों के लिए पृथक निर्वाचन होगा, यानी कि उसके लिए भी सिख को रिजर्व किया जाएगा। पृथक निर्वाचन में मतलब रिजर्व रहता है सिख, पृथक निर्वाचन में सिख रिजर्व रहता है। अरे मुस्लिमों के लिए आरक्षित किया गया था ना, वही रिजर्व मुस्लिम ही वोटिंग कर सकता था। तो जब आगे चल के सिखों के लिए जब इसको रिजर्व किया जाएगा तो वहां पे खड़ा कौन होगा उस क्षेत्र से? सिख ही होगा। अब वोटिंग कौन करेगा? सिख ही करेगा, अदर नहीं करेगा। ठीक है, चलो चलो और एक दो फीचर्स बता दो। यहीं पे क्या कर दिया गया? फूट डालो और बीज यहीं पे निहित है। ठीक है, और 1773 से फिट्स इंडिया एक्ट हो या 1813 का हो, 33 का हो, ठीक है। फिर यहाँ पर 1873 पूरे 100 साल बाद एक एक्ट आता है। यहाँ पे एक प्रस्ताव पारित करता है, कहता है कि कंपनी को क्या किया जा सकता है? कभी भी भंग किया जा सकता है। कभी भी क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। और इसमें पास किया जाता है, लेकिन ये किया कब जाता है जी? 1 जनवरी 1884 में कंपनी यहाँ पर मतलब उसका जो पूर्ण एकाधिकार था या एकाधिकार था या जो भी था वो सब खत्म हो गई। ठीक है, 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसको क्या बोला जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत के राज्य सचिव थे। कहाँ? ब्रिटेन में थे। और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, अब चेम्सफोर्ड जो थे भारत के वायसराय थे। लॉर्ड हर जगह शब्द लगा दिया जाता है। लॉर्ड का मतलब होता है एक तरीके से भगवान। ठीक है, ठीक है, मतलब न्यायदाता। ठीक है, तो चलिए लोग अपना लगाता है काहे का लॉर्ड और काहे का हम लोग के लिए ये कोई फोटो लगा देता है। हम लोग वो लोग अब टाइटल है बहुत सारा, उस सब पे अब हमको नहीं जाना है। चलिए अब आगे। इसका सबसे बड़ी विशेषता है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। द्विसदनीय मतलब समझते हैं? यार हमारे यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है कि नहीं है? एक क्या है? लोकसभा, लोकसभा, दूसरा। तो उस समय भी केंद्र में किस चीज की व्यवस्था की गई? द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, प्रथम को क्या कहा गया? राज्य परिषद, और दूसरे को क्या कहा गया? केंद्रीय विधानसभा। हम सीधे शॉर्टकट लिखते हैं, आप लोग लिखते रहिए। एक क्या कहलाया जी? राज्य परिषद, और दूसरा क्या कहलाया? केंद्रीय विधान सभा। अब देखिए इसमें सीटों की संख्या जी 7। देखो ध्यान से रखिए, ध्यान रखिएगा। सीटों की संख्या 7 और इधर सीटों की संख्या 144 है। 60 में से 34 जो है क्या है जी? और इस उसमें से 104 क्या है? निर्वाचित होते थे, 40 मनोनीत होते थे। 104 है ना जी? जी। ठीक है, हाँ। देखो 2 ही चीज याद करना होता है, 3 चीज कभी भी याद मत कीजिए। हाँ सर, बस सर क्लास ले लेते हैं, क्लासे में है, क्लास के बाद में तो फिर पता करते हैं सर। अभी आधा घंटा का टाइम दीजिए हमको। ठीक सर। लोहा मार्केट तुम लोग को नॉलेज है जी? सिटी में लोहा मार्केट, उसको लोहा गोदाम है सर, रानीपुर में रानी खेत है तो बाईपास पे
रानी खेत कहाँ है? रानी कहाँ बात कर रहा है? यहाँ भी है सर। अच्छा चलो ठीक अम्बेडकर को ठीक बात। देखो दो ही डिजिट याद करना होता है, या तो टोटल और निर्वाचित याद कर लो। अरे यार तू अब रट रहा है, टोटल 60 गो था, निर्वाचित 34 गो था, और मनोनीत कै गो था जी? 26 को अरे यार या तो ये दोनों को ऐड कर दो, ये आ जाएगा, उसमें या इसको इसमें से माइनस कर दो, ये आ जाएगा। दो चीज को हमेशा ध्यान में रखिए, टोटल कितना था और इलेक्टेड कितना था। 34 या तो इलेक्टेड नहीं याद करना है तो नॉमिनेटेड याद कर लो कि नॉमिनेटेड कितना था, नामजदगी कितने की थी। तो इसमें तो 4 है तो अभी 40 बताना पड़ेगा जी। नहीं सर 40 अपने आप आ जाएगा। काहे ना बताइएगा फिर? अपने आप आ बोल जाएगा। के फिर घटा के ले जाएगा फिर। तो एक तो ये हो गया। हाँ अब ईयर है, ये कितने साल का लिए है जी? 5 साल 5 साल 5 साल। सब के ध्यान देते हो। और ये कितना है? 3 साल है ना? हाँ? जी सर। ये 5 साल और ये 3 साल के लिए। ये हो गया उच्च सदन, वो हो गया निम्न सदन। बाद में चलो जैसे अभी तो पहले की व्यवस्था को ही हम लोग कैरी कर रहे हैं। अब भारतीय परंपरा में फला फूला है, ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे प्रावधानों को हम लोग कैरी कर लिए हैं। अब भारतीय परिस्थिति के अनुकूल वो बनाया भी था बहुत सारे नियम कानून। चलिए आगे आगे। अब प्रांतों में द्वैध शासन, इसका एक अंडरलाइन कर लीजिए। प्रांतों में सीट वगैरह अंडरलाइन हम नहीं कर रहे हैं जी, तुम लोग कर लेना अपना। प्रांतों में द्वैध शासन का प्रवर्तन किया गया। प्रवर्तन मतलब समझता है जी? यस सर। बटन चेंज करना। परिवर्तन है वहाँ पे। परिवर्तन नहीं, परिवर्तन। परिवर्तन नहीं दे इसलिए कहते हैं शब्द लागू करना, यहाँ का सेंस है लागू करना, ठीक है, इन्फोर्समेंट करना। परिवर्तन खाने पर होता है। अब देखिए प्रांतों में भी क्या किया गया? द्वैध शासन किया गया। कुछ विषय को आरक्षित कर लिया गया, कुछ विषय को हस्तांतरित कर दिया गया। रिजर्व विषय उसको रखा गया आरक्षित, जो जो इम्पोर्टेंट था गवर्नर कार्यकारी परिषद के लिए अपने पास रख ली। ये सब पे हम क्या करेंगे? हम खुद डिसीजन ऊंचा लेंगे। पद इसको कह सकते हैं। क्या? ऊंचा पद इसको कह सकते हैं। अरे इम्पोर्टेंट विषय जैसे धन दौलत से रिलेटेड होगा वो अपने पास राजस्व ठीक है, लेखा जोखा हो गया। ठीक है। जैसे आज सीएम, कल फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है ना जी? यस सर 10 हो तभी। ठीक है, कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तो आज भी ये सीएम का देखिएगा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट अपने पास रखे हुए हैं। गृह, पुलिस वाला डिपार्टमेंट, कानूनों पर वही प्रशासन जो आपका चलता है, जितना आईएएस पदाधिकारी है, जिलाधिकारी है, ठीक है, सचिव है, वो अपने पास रखे हुए हैं। तो बाकी किसी को लघु जल संसाधन, किसी को मत्स्य, किसी को पशु, हंस रहा है वही में करोड़ों रुपया आई मीन कहने का मतलब है उससे कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट है। निचली आमदनी खूब। ठीक है, अब छोड़ो आमदनी सब पे। तो आई मीन कहने का मतलब है कि इम्पोर्टेंट जो आरक्षित विषय थी वो अपने पास रखेगी। सिंपल सा सामान्य कॉन्सेप्ट दौड़ाइए, और जो हल्का फुल्का होगा वो दूसरे को दे देगा, लो तुम लोग करो। क्लियर? चलो अंडरलाइन कर लो। इस योजना के अनुसार प्रांतिक विषय को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित या अंतरित। शब्द को हमेशा याद कीजिए। देखिए अब आरक्षित विषय को अंडरलाइन कीजिए। बीट है जी धन दौलत वाला, फाइनेंस, तो धन दौलत तो इम्पोर्टेंट होगा ना जी, तो जब रखेगा उसको किस में रखेगा? आरक्षित विषय में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन आरक्षित विषय में था, या निम्नलिखित में से कौन आरक्षित विषय में नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो एक बार रीडिंग दे लीजिए और एक सामान्य कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि इंपॉर्टेंट चीजों को वो अपने पास रखेगा, यानी रिजर्व रखेगा।
आगे चलिए भूमि कर है, फिर पैसा वाली बात है ना जी, यानी अपने पास रखेगा। अकाल सहायता ये बड़े स्तर पे हो, कभी कभी होता है कि क्या होता था कि पूरे बंगाल बारिश नहीं हुई, ठीक है, जिसके कारण वजह ये मतलब फसल नहीं उपजाए गया। पहले छोटी छोटी बीमारी जैसे प्लेग, हैजा ये सब हो जाता था ना, तो मतलब मेडिसिन का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ठीक है, चिकित्सा का इतना मतलब गांव का गांव प्लेग और हैजा जैसी बीमारी से क्या हो जाता था, लोग मर जाते थे या फिर वहां से लोग पलायन कर जाते थे। उसमें 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 होता था ठीक है। पेटे झड़ जहाँ भी पलायन करते थे वहाँ भी तो फर नहीं वोमिटिंग ये सब ये होता है, वोमिटिंग, पेट झड़ना, ये लूज मोशन, ये सब। पेचिस चलो ठीक है, आई मीन कहने का मतलब है कि इम्पोर्टेंट। अब देखो न्याय इम्पोर्टेंट नहीं है, पुलिस आज भी सीएम साहब रखे हुए हैं, पेंशन फिर पैसा वाला ही बात है, ठीक है। आपराधिक जातियां ये अंडरलाइन कर लीजिए, क्रिमिनल देखिए इसलिए बता रहे हैं क्रिमिनल ट्राइब्स, जो अपराधी की सब वैसा कुछ था नहीं। सिंपल सी बात है, किसी के राइट को आप हनन कीजिएगा, किसी का राइट का आप शोषण कीजिएगा तो वो विरोध करेगा, ठीक है। आज किसान लोग विरोध क्यों कर रहा है, नहीं कानून लाता, नहीं किसान सड़क पे होता। आज जो छात्र उतरता है, क्यों उतरता है, न तुम करप्शन के द्वारा सीट भरता, न छात्र आंदोलित होता, जान गया सब लड़का की सीट सब बेच देगा, आप खरीद लो। आई मीन कहने का मतलब आप जब किसी के राइट का उल्लंघन कीजिएगा तो वो विरोध करेगा, समझ में आ रही है बात। चलो तो आपराधिक ये जो जातियां ट्राइब्स है, आपराधिक क्या है, रे मुंडा हो, जो मतलब उसके अगेंस्ट, जैसे आपका झारखंड में संथाल, देखो नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, दो तीन बहुत संथाली विद्रोह है, संथाली विद्रोह है, मुंडा विद्रोह है, गोंडा गोंड हो गया, सिद्धू कान्हू, सिद्धू कान्हू, गोंड फर भीलवाड़ा, भिलाई यहाँ जनजाति है नहीं, यहाँ पे कुछ खास जनजाति है जो अंग्रेजों के विरुद्ध में था, मतलब बहुत अंग्रेजों को मार तक दिया गया था। सिद्धू कान्हू का तो संथाली सर सबके आगे था देखिए, तो मतलब फेमस है। चलिए अब आगे, अब छापा खाना समाचार पत्र इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी न्यूज फ्लैश करेगा तो क्या हो रहा है, अब लोग जागरूक हो जाएगा। आज किसान आंदोलन को भले ही मेन न्यूज चैनल दबाता हो, लेकिन छोटका छोटका जो पूंजिया यूट्यूबर सब है उसको जान फूकले है। अब आजकल मतलब छोटका छोटका जो चैनल बनाए हुए हैं अपना यूट्यूब जैसे पप्पू जी बना रहे हैं, तो ऐसा ऐसा बहुत सारा वीडियो जो है ना उसको हाईलाइट किए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ भी छपेगा तो लोग के पास चला जाएगा मैसेज, यहाँ पे तो किस मतलब अंग्रेज वर्सेस इंडियन है ही प्रॉब्लम्स। चलो आगे देखो, हस्तांतरित विषय में शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा, सार्वजनिक। एक बार सिर्फ ये क्या कीजिएगा, एक बार रीडिंग दे लीजिएगा, कोई याद नहीं करेगा, याद क्या करना, एक बार रीडिंग दे लो, कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लो। आरक्षित विषयों का प्रशासन कौन देखेगा जी, गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद, यानी कि मुख्य रूप से गवर्नर भी अकेले नहीं ना देखेगा जी, कैबिनेट उसका भी होगा, 5 सालों को बुलाएगा ना जी, हाँ जी क्या डिसीजन लिया जाए, क्या किया जाए, नहीं किया जाए, क्या अकेले जाके करो, वो जाके करो, अकेले तो प्रशासन नहीं होगा। वहाँ पे स्ट्रेटजी बनाना होता है, किस चीज को कैसे करना है, तो आइडियाज देने के लिए तो उसकी सहायता के लिए तो रहेगा ही कार्यकारी परिषद। चलो आगे, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन, देखो यहाँ पे भी गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। और ये जो शुरू हुआ इसको 35 के एक्ट द्वारा क्या कर दिया गया, क्लियर।
एक रीडिंग दिया कीजिए, कॉन्सेप्ट को डेवलप किया कीजिए, जहाँ फैक्चुअल चीजें है उसको अंडरलाइन किया कीजिए और याद कीजिए। बहुत सारा चीज अब आगे हम इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, वो टेस्ट ले लेंगे। ये सर खत्म हो जाएगा ना सर, ये तो उसके बाद सर टाइम लगेगा ही नहीं, भारतीय संविधान सभा होगा, दनादन खिंचा दनादन खिंचाएगा। इसमें तो हर टॉपिक को 1 घंटा दे सकते हैं, ये मत हाँ वो तो है ही सर। अभी है। देखो पहले भी बोले कि देखो 10 दिन ज्यादा लगे, Yes. अरे एक बार ढंग से पढ़ो, बार बार क्यों पढ़ोगे? चलो आगे। करना ही होगा। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वो भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करे। बगल में कैग लिख लीजिए तो कैग सीएजी हाँ देखो महालेखा परीक्षा हिंट के लिए कह रहे हैं, महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, महालेखा परीक्षक। सिर्फ इसलिए कि कैग से आप लोग परिचित हैं। चलो, इस अधिनियम द्वारा एक लोक सेवा आयोग, अंडरलाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लोक सेवा आयोग। कौन और ली आयोग भी बना, ली आयोग को अंडरलाइन कीजिए। ली आयोग का गठन किया गया था। भी आयोग सर, भी ली यार, ली लिखा हुआ है, ली ला ली आयोग, ली आयोग का गठन हाँ मिल गया। पहले भी क्या बोले थे जी, इससे पहले एक सर ये आया था अधिनियम जिसमें कहा गया, विधि आयोग सर बोले थे ना। हाँ, कल विधि आयोग, विधि आयोग आपका 34 वाला था, 34 में। ठीक है। उसके बाद शिक्षा से संबंधित एक और आया आपका मैकाले, मैकाले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिटेल आपको बताया गया काले है। ही तो सर विधि आयोग वही दोनों के लिए वही। अब यार मैकाले लिख के अलग अलग ईस्वी कल के हाँ। कॉपी हाँ, बना तो के। जो सर मैकाले चलिए अब है कि सर एगो विधि आयोग है सर, एगो मैकाले समिति है। 1834 हो गया, 1854। चलो आगे चलते हैं, चलिए आगे। कंफ्यूजन होगा तो बताना, जी। ठीक है। ठीक है सर, 1833 का है। ली आयोग इसलिए बनाया गया क्योंकि मतलब लोक सेवकों जैसे आज बीपीएससी और यूपीएससी है ना, यूपीएससी भी नहीं, यूपीएससी जैसे आज है, उस तरीके से ये लोक सेवा आयोग का गठन किया गया कि एग्जाम कंडक्ट करके क्या कीजिए, मतलब जो इच्छुक हैं उनसे एग्जाम लीजिए और जो पास करते हैं उनको क्या कीजिए, भर्ती कीजिए। ली आयोग का गठन किया गया। तो लोक सेवा आयोग तो सन 1926 में आया था। 1922 देखो 23-24 में ली आयोग का गठन किया गया, उसके बाद है ना, और उसके बाद अंततः 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का क्या कर दिया गया, गठन किया गया। 26 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग, आज का जो यूपीएससी है यही संस्था है, भले नाम बदलता चला गया। पहले तो सर ब्रिटेन में होता था सर। 1926 में यहाँ हुआ, इलाहाबाद। चलो आगे। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। हाँ, इम्पोर्टेंट पद जो है अभी भी भारतीय नहीं होगा। क्या बोले, दो एंगल से देखिए। 1897 के बाद, ये 57 के बाद 2 एंगल से होगा। इंडियन चाहेगा कि इनको ज्यादा से ज्यादा राइट मिले, और अंग्रेज चाहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण करें। धीरे धीरे कौन कमजोर होगा, अंग्रेज कमजोर होगा, धीरे धीरे हमारा राइट ज्यादा होगा। चलो, इसमें सांप्रदायिक आधार पर सीखो, देखो अंडरलाइन कीजिए जी। भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक विस्तारित कर दिया गया। 1909 में सिर्फ किसके लिए था जी, मुस्लिम के लिए, और 1919 में किसके लिए कर दिया गया, महिलाओं के लिए, ब्रिटिश लोग के लिए, सीख है, ईसाई है, आंग्ल भारतीय, ठीक। चलो, महिलाओं के लिए क्या है? इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। चलिए अंडरलाइन कीजिए, इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया।
पहली बार केंद्रीय बजट पूरा इलेक्शन कर दिया गया। महिलाओं को पहले एक साथ था, फिर अलग अलग कर दिया। जी। चलो, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। चलो ये छोड़ दीजिए। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप में बनाए रखा गया। ठीक है, अभी भी अध्यादेश समझ कर बताए थे ना जी। यस सर। चलो, कुछ विषयों से संबंधित भी अब यहीं पे छोड़ दो जी, ज्यादा पॉइंट याद नहीं करो, याद होगा भी नहीं और रटाएगा भी नहीं। नोट वाला सर पढ़ा दिए, बहुत हो गई बस। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं, बस हाँ, ये बात सही है। अंडरलाइन कीजिए, भारत में पहली बार। अरे पूछता भी है सर। ठीक है, भारत में पहली बार। बाकी ऊपर जो है लगभग 8वां तक हम अंडरलाइन कराए हैं, सब नहीं, और उसके बाद 9-10 से अभी कंप्लीट उसको छोड़ दीजिएगा। एक रीडिंग से देना है और उसके अलावा कुछ नहीं। इसमें सर एज फिक्स नहीं किया था, सर 18 वर्ष से ऊपर वाला दे सकता है, इसमें तो सर फिक्स नहीं हुआ। नहीं, सब महिला दे सकती थी। सब महिला क्या जी, इसमें बता रहे हैं अभी जो वोटिंग का राइट है वो सबको राइट नहीं, पहली बार। यस सर, सबको ठीक है, जो अमीर घराने से है, जो टैक्स देते हैं, उनके लिए राइट की बात की गई थी। सबको तो मिला ही नहीं है अभी। हाँ, धनी टैक्स पे ये सबको राइट, ये वोटिंग का राइट। बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। 1935 का भारत शासन अधिनियम। आगे चलिए, 1919 के बाद कब आया जी? 35 में एक्ट आया। फिर इसमें कुछ न कुछ वही सब उन्हीं बातों की चर्चा होगी, कोई बहुत विशेष बातें नहीं होती उसी को विस्तार कर। ठीक है। हाँ, और 1935 के एक्ट अधिनियम से हमारा जो वर्तमान संविधान है उसमें लगभग आधी बातें डायरेक्ट उससे उठा ली गई। लगभग 200 आर्टिकल्स, कितना था जी हम लोग के मूल संविधान में आर्टिकल्स? 395 अबाउट 200। ठीक है, यानी कि लगभग आधा जो है 1935 के अधिनियम से ही सीधे कॉपी पेस्ट कर गया, कॉपी पेस्ट है, सीधे कॉपी पेस्ट। अब चूंकि भारत के लिए ही एक कानून बना था, अब हम जो संविधान बना रहे थे वो भी भारत के लिए ही बना रहे थे। तो इस तरीका है का ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू की कचरे फेंकने वाला बिल है, और ये कहा था महात्मा गांधी 75 को ब्रेक वाला गाड़ी है। वो विपक्ष का मतलब होता है कि ठेंगा विरोध करना। यही मनरेगा का विरोध भाजपा करता था, जो चल रहा है। यही कर रहा है कि आप तो बिलवाई वाला ला रहे थे, तो ठीक है, तो हम ला रहे थे तो तुम समर्थन काहे नहीं किया उस समय। इस बिल को बोल रहा है ना कि कांग्रेस भी लाना चाह रही थी, तो कांग्रेस जब लाना चाह रही थी तो तुम विरोध काहे किया। ठीक है, जीएसटी को कांग्रेस लाना चाह रही थी तब तो तुम बहुत विरोध किया था। तो यहाँ पे विरोध करना, ठीक है, मतलब है कि सही चीज को भी गलत बोलते रहिए। वो भी एक तो आम है विपक्ष, उसको भी बोलना चाहिए। ठीक है, विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है। विपक्ष का मतलब होता है कि सरकार की गलत नीतियों को उजागर कीजिए। ठीक है, अगर उस पॉलिसीज में प्रॉब्लम्स है तो उस पॉलिसीज के प्रॉब्लम्स को आप उजागर कीजिए, ना कि जायज चीज को भी आप गलत बोलिए। विपक्ष का मतलब नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ विपक्ष का मतलब व्यवहार में यही होता है। ठीक है, जीएसटी आज सही हो गया, कांग्रेस इसमें गलत कैसे था? मोदी जी ही जीएसटी का विरोध करते थे। हैं कौन कौन, स्मृति ईरानी, ये सब जो चूड़ी दे देती थी कि चूड़ी पहन लो तुम लोग, नालायक है। अगर 50 रुपए प्याज पहुंच जाता था तो प्याज को लोग माला पहनता था। आज क्या वो लोग माला नहीं पहनना चाहिए उन लोगों को? उन लोगों को प्याज के साथ आलू का भी माला पहनना चाहिए कि देखो मेरी वजह से पहुंच गया। तो आई मीन कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो व्यवहारिक रूप है, सैद्धांतिक छोड़ दीजिए, सिद्धांत अलग चीज कहता है। व्यवहारिक रूप ये है कि हम विपक्ष में है तो आप कुछ भी लाओगे हम विरोध करेंगे, वो गलत है।
ठीक है। हालांकि विपक्ष का एक धर्म है कि सरकार की गलत नीतियों का उजागर कीजिए, ठीक है। कृषि बिल में प्रॉब्लम्स है, तो कृषि बिल में जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को हम बताएंगे। हम अभी तक इतना न्यूज देखे हैं, 2 चीजों का हमको ढंग से पता नहीं चला। एक चीज तो ठीक है, बढ़िया है भैया, तो तुम समझाने में असफल क्यों हो? क्यों नहीं समझा रहे कि देखो ऐसे करोगे जी किसान तो तुम ऐसे होगा, तो ऐसे होगा, तो तुमको डबल इनकम होगा कि नहीं होगा, ये तुम नहीं बता पा रहे हो। और विपक्ष भी कायदे से नहीं बता रही है कि अरे इस बिल को आएगा तो तुम गुलाम हो जाएगा या समथिंग, तुम आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ जाओगे, ये भी नहीं बता रहा है। तो विपक्ष का मतलब यहाँ पे बस, लेकिन हाँ बिल में प्रॉब्लम्स है। बिल को वापस लिया जा सकता है कि नहीं? क्यों नहीं लिया जा सकता है? इसे संशोधन होता है, संशोधन हुआ वापस लिया जा सकता है, उसको सीधे कर देगा कि इसको रद्द करने के लिए एक बिल ला रहे हैं, शायद जेबी में रखने वाला रद्द हो जाएगा। वो जेबी में रखने वाला भी नियम है ना, जेबी भी तो राष्ट्रपति ने बताया है, जेबी में कर लेते हैं। अरे छोड़ो मत जाओ, चलो आगे। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां अंडरलाइन कीजिए। 321(10) और जब हमारा मूल संविधान बना था तो 395 दो बाद में जोड़ दिए, 4 12 चलो आगे। पहला कॉन्सेप्ट है अखिल भारतीय संघ। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, ये अंडरलाइन कीजिए, इसमें क्या क्या था, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। अखिल भारतीय, ठीक है। देखो इसमें भी अलग अलग ब्रिटिश जो शासन कर रहा था, एक डायरेक्ट उस क्षेत्र पे उनका शासन था। एक था चीफ कमिश्नरी के माध्यम से, मतलब कमिश्नर शासन करने का थोड़ा सा अलग अलग तरीका था। कहाँ पे कैसे, जैसे भारत में आज भी राज्य और केंद्र शासित राज्य है ना। राज्य के पास अपना पुलिस है, केंद्र शासित के पास अपना पुलिस नहीं है। उसका पुलिस व्यवस्था कौन देख रेख करती है? केंद्र करती है। और केंद्र करेगी तो कौन करेगी? गृह मंत्रालय। दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अधीन है। चलिए तो बस याद रखिएगा, 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नर के अलावा वैसे देशी रियासत जो भारत में मिलना चाहता है अपनी इच्छा से, ठीक है, उसको इस अखिल भारतीय संघ में शामिल किया जाना था। चलिए, प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था। जो कौन है? जो 21 ब्रिटिश प्रांत है, हाँ, किंतु देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था, चाहे तो मिले चाहे तो ना मिले। राजा महाराजा देशी रियासत, ठीक है, हाँ, और चाहे तो अपना स्वतंत्र है। हैदराबाद स्वतंत्र था, अभी आएगा वो आगे का एक्ट। फिर 1947 में जो कार्रवाई होगी, ठीक है, बताएंगे वहां पे किसके साथ क्या क्या, कश्मीर में क्या हुआ, हैदराबाद में क्या हुआ, फिर आप जैसलमेर का चर्चा हम नहीं करेंगे। हैदराबाद पूरा नहीं, नेपाल आगे जिसमें आएगा उसमें बताएंगे। ये पूरा स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। चलिए आगे, प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र एवं स्व शासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। प्रांत में क्या था जी? द्वैध था ना, स्थानांतरित और आरक्षित को लेकर इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांत में जो द्वैध शासन था वो हस्तांतरित और हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय द्वैध था, ठीक है। अब केंद्र में यहाँ पे द्वैध शासन की स्थापना होगी। केंद्र में
और क्या किया गया, इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण। समवर्ती सूची मतलब क्या है? समवर्ती सूची का मतलब होता है कुछ ऐसे विषय है जिस पर कानून राज्य भी बनाएगा और केंद्र भी बनाएगा। जैसे शिक्षा, हमारे यहाँ शिक्षा केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, राज्य का भी विश्वविद्यालय है, राज्य का स्कूल है, वहाँ पे सेंट्रल का भी स्कूल है। समझ में आई समवर्ती सूची? जैसे हेल्थ, स्वास्थ्य, बहुत सारा केंद्रीय हॉस्पिटल आपको मिलेगा, एम्स, ठीक है, भारत सरकार की है। आप पीएम से चल जाइए, बिहार सरकार की है। चलो प्राथमिक सूची प्रांतीय सूची मतलब राज्य का परिसंघ नहीं। देखो क्वेश्चन जितना पूछना है पूछो, हम परिसंघ हो जाएगा 50। ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो राज्यसभा है, जो ब्रिटिश के अंतर जो राज्य था। अभी सब शासन प्रशासन ब्रिटिश से करेगा, प्रांतीय में तकलीफ है, ब्रिटिश ही करेगा, लेकिन अब उसको डिवाइड कर रहा है। जी। अभी भारतीय को थोड़ा राइट मिला है, अभी तो लड़ ही रहा। अभी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा। तुम लोग खाली बात करता है, बड़ा बड़ा देता करो या कुछ करो। नहीं है। अभी तो सब 1947 तक तो सब शासन प्रशासन सब ये जो बातें हो रही सब अंग्रेज कर रहा है, अपने फायदे के लिए कर रहा है। गवर्नर वो है। अभी तो भारत छोड़ो शुरू होगा। घर बनाया है। तो लगा देखो कितना अच्छा काम कर रहा है। परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब बता दिए। देखो फिर से बता दे रहे हैं। संघ केंद्रीय सूची या लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो सभी विषय गवर्नर अपने पास रखना चाहेगा, ठीक है, और उस विषय से रिलेटेड कोई भी नियम कानून होगा गवर्नर बनाना चाहेगा, ठीक है, जिसको यहाँ पे परिसंघ सूची नाम दिया गया है। यानी कि संघ सूची को हो, परिसंघ सूची को हो, बात एक ही है, कॉन्सेप्ट। हालांकि परिसंघ अलग चीज होता है, संघ अलग चीज होता है, यूनियन और फेडरेशन में अंतर होता है। हम उसकी यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे विषय को लेकर हम बात कर रहे हैं कि संघ सूची परिसंघ सूची का मीनिंग यहाँ पर एक जैसा है, ठीक है। तो गवर्नर अपने हिसाब से बनाना चाहेगा और ज्यादा से ज्यादा इंपोर्टेंट विषय अपने पास रखना चाहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल अभी कौन है, यहाँ का वायसराय है। चलो आगे। अब प्रांतीय सूची पे कौन नियम कानून बनाएगा जी? राज्य, जैसे राज्य बनाएगा, ठीक है। जैसे उस समय था असम प्रांत था, आपका संयुक्त प्रांत था, ठीक है, मध्य प्रांत था, जो भी था वो प्रांत बनाती। अब कुछ विषय ऐसे रह जाते हैं जिसपे है कि दोनों कानून बनाते हैं। जैसे शिक्षा की हम बात करें आज के संदर्भ में, तो आज देखिए केंद्रीय विद्यालय भी आपको बिहार में मिल जाएगा, अपने राज्य का भी विद्यालय मिल जाएगा, ठीक है। स्वास्थ्य की बात कीजिए तो बिहार सरकार भी अपना हॉस्पिटल खोल रही है, उधर केंद्र भी अपना केंद्रीय स्तर पे हॉस्पिटल खोल रहा है। तो कुछ विषय ऐसे हैं जो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रखते हैं कि उसको समवर्ती सूची में डाल दिया जाता है। सुनना है बिहार रेलवे। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्या कीजिए, ये खोल के रखोगे और एक बार सिर्फ रीडिंग दीजिएगा तो आपको दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही रटने की जरूरत है। प्राइवेट बोल सकते हैं। बाहर जा रहा है। चलो आगे 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 आगे। संघीय न्यायालय की व्यवस्था कब बना था जी? एक तो वहां पर केंद्र स्तर पे वही 1774 में इस एक्ट के तहत 1773 एक्ट के तहत हेड कौन था? इम्पे। और कौन था? और 74 में वहां पे सुप्रीम कोर्ट का
हो रहा है। अब फिर यहाँ पे कह रहा है कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था करेंगे। चलिए, इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल को प्राप्त थी। अब प्रिवी काउंसिल जो होता है वो लंदन से रेगुलेट होता है। चलिए, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, स्वाभाविक है ये अपना को सर्वोच्च दिखाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती है। अरे सिंपल है, जब ब्रिटिश सरकार ही आ जाएगी तो अब सरकार कार्य फिर किसका चलेगा? गवर्नर का चलेगा। अब गवर्नर का नहीं चलेगा, ब्रिटिश संसद उसको देखेगी। तो उसको जाना है कि नहीं कंट्री में, थोड़ा बहुत मनमानी मालूम हम यहाँ कर लेंगे, गवर्नर तो हम हैं। अब लंदन जाएंगे तब लोग कुछ करेगा, रिपोर्ट देने के लिए उसको भी रखा गया है। तो लेकिन जाना तो है। अपने घर कितनो जॉब कर लो, घर तो लौट के लोग आता ही। एनी विसेंट रह गई थी सर, एक गोफर गवर्नर जाते ऊपर मार दिया गया था। चलो, भारत अंडरलाइन कीजिए। भारत परिषद का अंत नीचे सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कब से हो रहा है जी? 1909 में हुआ पहली बार। 1919 में इसको और विस्तारित किया गया और 1935 में इसको और विस्तारित किया गया। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए संप्रदाय निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्गों तक कर दिया गया। महिलाओं तक तो इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। क्या प्रस्तावना देगा? चलो खैर, इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अंडरलाइन कर लीजिए, इस अधिनियम के द्वारा बर्मा यानी आज का जो म्यांमार है इसकी बात अपने में था सर। हाँ, कार्य अलग कर दिया। मैं कुछ हिस्सा था। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर लिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए कौन चीज की स्थापना हो गई? ये आरबीआई। अंडरलाइन कर लीजिए आरबीआई को, अब लिख भी लीजिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। इसने मताधिकार का विस्तार किया, लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। सोचो, 10% को विस्तार किया तब मिला है। उस समय सिलेक्टेड लोगों को मिलता था, जैसे पढ़ा लिखा है उसको राइट का मत देने का राइट था, जो टैक्स पे करता था उसको राइट मतलब मताधिकार का यूज करने का राइट था, सभी को नहीं। कि मजदूरी कर रहे हैं, मेरा 18 वर्ष उम्र हो गया तो हम भी जाके देखे आ जाए। चलिए, 1947 का अधिनियम छोड़ दे सर, आप छोड़ दीजिए। सर 5-10 मिनट और तो सब वहाँ तक करिए नहीं है ना, आजाद करवा दीजिए सर इसको। आजाद करवा दीजिए। यहाँ काले संविधान सभा चलो, कर ही देते हैं। अब 1935 के बाद कौन सा इम्पोर्टेंट अधिनियम आना था? 1947 का भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब हो चुका है। और कैयक हिस्ट्री में बताएंगे, कैयक मतलब प्रतिनिधि मंडल भारत आएगा, वहां पे हम लोग देखेंगे। लेकिन अधिनियम कौन सा आना है? 1947 का। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई, ये अंडरलाइन कर लीजिए डेट के साथ, 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो कब क्या हो गया? स्वीकृत हो गया, स्वीकार किया। हाँ, देखो, किसी चीज को पेश कर देना और उसको फिर लागू करना, एक्सेप्ट करना, फिर उसको लागू करना, ये सब चीज अलग अलग बातें हैं। यानी पेश कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो इन्फोर्स हो गया, वो लागू हो गया।
पहले पेश करेगा, मंजूरी मिलेगी, मंजूरी मिलने के बाद में इन्फोर्स होगा जी। यस सर। इन्फोर्स आई मीन लागू। लागू। चलो अब है इस अधिनियम में अंडरलाइन कर लीजिए 20 धाराएं थी। हो सकता है पूछे कितनी धाराओं में था? 20 धाराओं मतलब इसे अरे जैसे भाग, अनुच्छेद कैसे अलग अलग भाग में बांटे, अध्ययन के लिए अलग अलग धाराओं में बांटा गया है या अलग अलग भागों में बांटा गया है, एक भाग में अलग अलग अनुच्छेद में बांटा गया है, चैप्टर वाइज, ठीक है, ताकि आसानी हो अध्ययन करने में और कुछ नहीं। सीरीज में भी लिख देता तो सब बातें तो वही है, लेकिन पढ़ना अब किधर है खोजना दिक्कत होगा, पेज नंबर सजा देता है। चलिए पहली विशेषता तब अंडरलाइन की 2 अधिराज्यों की स्थापना। ये बोला 2 अधिराज्य बनेंगे, एक भारत बनेगा और एक पाकिस्तान बनेगा, क्योंकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तो हुआ ही हुआ, इसके बाद पूरा दंगा हो गया था बंगाल में सर। ठीक है, भारत में दंगा हुआ था ना, भारत के बाद कि उधर मुस्लिम लीग का जो लीडर लोग था उन लोग को लग रहा था कि हम प्राइम मिनिस्टर बनते, ये सत्ता ना, लियाकत अली खान। एक चीज हम मान लिए, लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो, सत्ता हमेशा खून का प्यासा होता है, आज भी खून मांगता है, आज भी उस सत्ता के लिए मर्डर होता है, आज भी कोई चुनाव जब होता है तो कई जगह मर्डर हो जाता है, यानी सत्ता खून का प्यासा होता है, भले लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो। लोकतंत्र में थोड़ा कम है, राजतंत्र में थोड़ा ज्यादा है। अभी देखो यहाँ पे जो बाइडेन जो जीता यूएसए में, क्या किया ट्रम्प? बौखला गया तो यही बहवाल में हमको इसलिए कमला है सत्ता जो है खून का प्यासा होता है, खून मांगता है। अब डोनाल्ड ट्रम्प से दूसरा शादी कर रहा है, कमला हैरिस से। डोनाल्ड ट्रम्प को क्या बोलना है, वो एक नंबर का बिजनेसमैन है, नॉट पॉलिटिशियन। चलो आगे 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 दूसरा अंडरलाइन कीजिए। देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार क्या करेगी जी? सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व तो दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। चलिए दूसरा, भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। ये छोड़ो, अंडरलाइन मत करो। भारतीय यह संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करना जब तक कि संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती है। अंडरलाइन करें, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में जब तक ये विधान मंडल के रूप में, इसका मतलब समझा जी। देखिए संविधान सभा भी कल संविधान सभा में डिटेल से बताएंगे कि इसका इलेक्शन कैसे हुआ या फिर नॉमिनेट कैसे होके लोग आए। इसमें सिंपल सा कहा गया कि संविधान लिखने के लिए या बनाने के लिए कुछ सदस्यों की जरूरत है ना जी, ऐसे ही तो नहीं। तो संविधान सभा का गठन किया गया, किस चीज के लिए? संविधान सभा का गठन किया गया था, मुख्य उद्देश्य था संविधान बनाने के लिए। लेकिन जब तक हमारा संविधान बन नहीं जाता है तब तक जो संविधान सभा है या इसके जो सदस्य हैं वो विधानमंडल के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे, यानी कि सरकार भी चलाएगी। अंतर समझ में आ रहा है जी? बनाना उद्देश्य है संविधान, लेकिन चुनाव तो हुआ नहीं है इस बीच में। अलग से भी सरकार चलाने के लिए चुनाव तो हुआ संविधान सभा सदस्य के लिए। चलो कल भी बताएंगे इसके बारे में। आई मीन कहने का मतलब है, कहाँ पे थे जी हम, कि जब तक हमारा संविधान निर्मित नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक यही क्या करेगी? सरकार के रूप में कार्य करेगी। चलो आगे, भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे जब उसका सत्य नहीं रहेगा जी, तो पद का होगा। भारत मंत्री कहाँ बनाता था? ब्रिटिश सरकार
ब्रिटेन में, ठीक है। ब्रिटेन में बना था। 1900 देख रेख यहाँ के लिए, यहाँ भारत का देख रेख करने के लिए 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। इसका मतलब समझे, ठीक है। 1947 में तो तुम लोग को हम आजाद कर रहे हैं, 15 अगस्त 1947 में हम आप लोग को आजाद कर देंगे, आजादी मिल भी जाएगी। लेकिन बाबू नियम कानून चलाओगे कैसे? सरकार चलाने के लिए तो नियम कानून होना चाहिए। स्वतंत्र भारत को बनाए नहीं तो 1935 में जो पूरा एक्ट है उस अधिनियम के तहत आपकी सरकार कब तक चलेगी? जब तक कि आपका संविधान बनकर तैयार होकर लागू नहीं हो जाता है। तो बनकर तैयार हो गया, इन्फोर्स कब हमने किए हैं? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इन्फोर्स हम लोग 26 जनवरी को जाके किए हैं। जनवरी में 1950 नवंबर को कुछ किया गया, कुछ नवंबर को किया गया था, ठीक है। 26 नवंबर को 26 नवंबर को 1949 संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन पूरे को लागू नहीं किया गया था। लगभग 20, 22, 25 आर्टिकल्स को इन्फोर्स किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से जो इन्फोर्स किया गया वो 26 जनवरी 1950। चलिए आगे। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता को इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ब्रिटेन अब क्या करेगा जी? जा रहा है तो क्या कहेगा कि हम सर्वोपरि है, वहीं से शासन कर लेंगे जब तुम्हारा आदमी नहीं रहेगा तो। समाप्त कर दिया गया उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने या फिर अपना कहा जब वो देशी रियासत लोगों तो अधिराज्य बनना श्योर था, एक भारत बनेगा एक पाकिस्तान बनेगा। अब छोटा छोटा जो हैदराबाद है, जम्मू कश्मीर का देशी रियासत था, और एक था जी जैसलमेर भी तो था। जैसलमेर बहुत सारा है, लेकिन इम्पोर्टेंट में बता रहे हैं। हैदराबाद था, बहुत बड़ा है, जम्मू कश्मीर था, पांडिचेरी सर, पांडिचेरी मद्रास से तो पहले से ध्यान दे। वो हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई की गई थी, और जम्मू कश्मीर को जो मिलाया गया था विलय पत्र के माध्यम से मिलाया गया था। और एक देखो इम्पोर्टेंट रियासत है वो, जिसको मतलब सरदार पटेल विशेष प्रयास करके मिलाए थे, यही नागपुर था। हरिसी वाला प्रॉब्लम, हैदराबाद वाला प्रॉब्लम, सरदार पटेल उस समय था सरदार पटेल। चलो आगे आएगा, ध्यान से उतर रहा है। चलिए अब कह रहा है या तो क्या भारत में मिल जाओ, या तो फिर आप पाकिस्तान में मिल जाओ। अब दोनों इच्छा नहीं है ना, हम भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे। तुम स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हो, लेकिन सरदार पटेल लगभग 600 देशी रियासत 572, ठीक है, लगभग, ठीक है, अलग अलग संख्या मिलती है, इसीलिए अबाउट में लेके चल रहे हैं। लगभग 600 देशी रियासतों को क्या कर दिया, मेहनत किया, बिस्मार्क था, लाठी के दम पर, पुलिस के दम, ठीक है। चलिए अब आगे इस अधिनियम राजनाथ सिंह है सर के अधीन अमित शाह। चलिए सिलहट जिले में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। बलूचिस्तान जनमत संग्रह यहाँ पे क्या होता है? जनता से पूछा गया कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। हाँ, किसके अंदर में जाना चाहते हैं? सब ट्रेन पे लटक के सब पाकिस्तान जा रहे हैं। जूनागढ़, अच्छा ठीक है। जूनागढ़ को जो भारतीय रियासत में ये भारतीय राजस्थान में मिलाया गया था, वो जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया। राजस्थान का वोटिंग के आधार पर, जनता के द्वारा। लेकिन सर उसी को अब जैसलमेर बोलते हैं। हैदराबाद को जो मिलाया गया था उसको पुलिस कार्रवाई की गई थी। जैसलमेर के वोटिंग के आधार पर और जम्मू कश्मीर को जो मिलाया गया था विलय पत्र पे हस्ताक्षर, चिट्ठी लिखा। चलो यहाँ तक हो गया। हम लोग कल से चलेंगे भारतीय संविधान सभा। कानून ब्लैक जो एक बार रीडिंग देके आइए।